नमस्कार मित्रों। डीकेए और एचएचएस के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को समझने के बाद आइए आरंभ करते हैं डीकेए से कि डीकेए के केसेस आखिर किस रूप में प्रेजेंट करते हैं, इनका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। देखिए, एक प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि हॉस्पिटल में आने वाले डीकेए के केस में सबसे अधिक कौन से केसेस होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ के जो कि न्यूली डिटेक्टेड हो, अभी बिल्कुल नई उनको डायबिटीज़ मालूम पड़ी है, उस वक्त वो डीके के साथ दिखाने आए या प्रेजेंट किया उन्होंने, या पुराने टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस जो कि इनएडिक्वेटली ट्रीटेड हैं वो, या टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस जो कि न्यूली डिटेक्टेड हैं और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ दिखाने आए, या फिर पुराने केसेस हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के जिनमें कोई इन्फेक्शन या स्ट्रेस हो गया। तो आप यह अनुमान लगाइए कि इनमें से कौन से केसेस हैं जो सबसे अधिक डीके के जो केसेस आते हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या में होते हैं। हो सकता है मित्रों आप कहें कि जो न्यूली डिटेक्टेड टाइप 1 डायबिटीज के केसेस मैक्सिमम होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। याद रहे कि डायबिटीज की कुल पॉपुलेशन के 95% केसेस तो टाइप 2 डायबिटीज के ही हैं, और टाइप 2 डायबिटीज 95% है, केवल 5% हमारे टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, तो वह न्यूली डिटेक्टेड उनमें भी बहुत ही कम होंगे। तो यदि एक ओवरऑल नंबर की बात करें तो नंबर में मैक्सिमम 40% केसेस तो हमारे वो होते हैं जो नॉन केसेस हैं टाइप 2 डायबिटीज के, लेकिन किसी इन्फेक्शन या स्ट्रेस के कारण से दिखाने आए। तो इन्फेक्शन या स्ट्रेस के कारण से टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में भी कीटो एसिडोसिस डेवलप हो गई। तो यह आवश्यक है कि डीकेए के जो हमारे केसेस हैं उनमें मैक्सिमम पॉपुलेशन टाइप 2 डायबिटीज की है। टाइप 1 डायबिटीज के भी नए केसेस केवल 15 to 20% ही होते हैं, उनसे अधिक नंबर उन केसेस का होता है जो कि नॉन केसेस हैं टाइप 1 डायबिटीज के, लेकिन उन्होंने अपनी जो इंसुलिन की मात्रा वो प्रॉपरली नहीं ली, मात्रा कम ली, या उन टाइप 1 डायबिटीज में कोई इन्फेक्शन स्ट्रेस आ गया, या उनकी कुछ समय के लिए इंसुलिन छूट गई। तो मैक्सिमम टाइप 2 डायबिटीज विद इन्फेक्शन या स्ट्रेस, उससे कम टाइप 1 डायबिटीज विद इन्फेक्शन स्ट्रेस या इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, और उनसे कम पॉपुलेशन है न्यूली डिटेक्टेड टाइप 1 डायबिटीज की। हाँ, कभी कभी न्यूली डिटेक्टेड टाइप 2 डायबिटीज भी सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ में दिखाने आ सकते हैं जब उनमें माइल्ड कीटोसिस या एसिडोसिस मिले। तब यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये टाइप 2 डायबिटीज की होंगी या टाइप 1 डायबिटीज होंगी। तो इस प्रकार से हमें जब भी हमारे पास कोई केस आए जिसमें हमें डीके का संदेह है, उसमें हमें कुछ चीजें जाननी आवश्यक हो गई। डायबिटीज कब से है, न्यूली डिटेक्टेड डायबिटिक है या नोन केस ऑफ डायबिटीज है। क्या पहले इंसुलिन लेते थे, इंसुलिन लेते थे तो प्रॉपरली ले रहे थे, रेगुलर ले रहे थे, आने के पहले तक, बीमारी के पहले तक ले रहे थे, या इरेगुलर थी, कभी छूट गई, कभी ली, या खत्म हो गई, आ नहीं पाई, क्या कारण रहे। क्या कोई साथ में इन्फेक्शन है जो कि बहुत बड़ा कारण है डीके को प्रेसिपिटेट कराने का, टाइप 2 डायबिटीज में भी और टाइप 1 डायबिटीज में भी। अधिकांश केसेस जो इस फीवर इन्फेक्शन के होते हैं उनमें फीवर साथ में होता है, तो इसको हम पेशेंट से फीवर की हिस्ट्री ले सकते हैं। या कुछ और स्ट्रेसफुल इवेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी हुई, एमआई, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, या प्रेगनेंसी, इनमें जिनमें कीटो एसिडोसिस प्रेसिपिटेट हो गई। तो डायबिटीज है कि नहीं, इंसुलिन लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो रेगुलर है या नहीं, इन्फेक्शन या कोई और स्ट्रेसफुल कंडीशन है या नहीं, यह प्रमुख हमें बातें जाननी है हर डायबिटीज के पेशेंट से, जिससे हम उसका प्रॉपर आगे प्लान ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकें। अब पेशेंट जो आएगा वो हमको क्या बताएगा, आपको क्या तकलीफ है। देखिए, यहाँ पे 3 कार्टून्स के माध्यम से ये बताना का प्रयास किया है कि डायबिटीज के पेशेंट्स के प्रमुख 3 प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। वह या तो इंक्रीज यूरिनेशन के साथ, या पेन एब्डोमेन के साथ, या ऑल्टर्ड सेंसोरियम डिहाइड्रेशन कोमा के साथ दिखाने आए। और यही चीज ध्यान रखते हैं कि हर डायबिटिक कीटोसिडोसिस का व्यक्ति एक समान नहीं होता। तो यह बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि बिल्कुल ठीक ठाक पेशेंट हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम एगोनी में हो सकता है, या सीरियस हो सकता है। इसी आधार पे डायबिटीज के केसेस को, डीके के केसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस, या सीवियर केसेस। तो वास्तव में
डीके में हम लोग क्लासिकली तो यही कहते हैं कि बहुत तेजी से हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हुआ, जिसके कारण से जो हाइपरग्लाइसीमिया के साथ कीटोसिस और कीटोसिस के साथ एसिडोसिस आई, जिसने प्रॉब्लम किया। तो ये तो सीवियर केसेस में तो ठीक है, लेकिन माइल्डर केसेस जो है उनमें कुछ दिनों की हिस्ट्री मिल सकती है, कुछ सप्ताह तक भी जा सकती है, कि हो सकता है पेरेंट्स कहें, अगर बच्चा है या बड़े लोग कहें और साथ वाले, कि इनको कई दिनों से हम देख रहे थे कि यूरिनेशन बहुत हो रहा था, बहुत बार बार यूरिन जाते थे, बहुत पानी पीते थे, बहुत प्यास लगती थी। जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं हाइपरग्लाइसीमिया के, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस, इस तरह की चीज, अगर वो ग्रेजुअल ऑनसेट का है और लंबे समय तक का है। मॉडरेट केसेस में, जिसमें कि केसेस कुछ प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, उनमें अधिकतर हिस्ट्री कई दिनों की नहीं मिलती, उनमें एक दो दिनों की हिस्ट्री, कि एक दो दिनों से पेन एब्डोमेन हो रहा है, क्लासिकली अपर एब्डोमेन में, और नोजिया वोमिटिंग हो रही है। तो पेन एब्डोमेन, नोजिया वोमिटिंग इनके साथ में आते हैं। इनमें यूजुअली हिस्ट्री, यहाँ पे पेशेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम में होगा, आराम से चलता फिरता और कंफर्टेबल नहीं दिखाई देगा। जबकि सीरियस पेशेंट, जिसको कुछ घंटों से या एक दिन की हिस्ट्री मिलेगी कि सांस बहुत फूल रही है, थोड़ा एबनॉर्मल लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है, और धीरे धीरे देख रहे हैं कि बड़ा सुस्त होता जा रहा है, बहुत बच्चा सो रहा है या बड़ा व्यक्ति है सो रहा है, अंत में वो ऑल्टर्ड सेंसोरियम में आया। तो मित्रों, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यह केसेस किस प्रकार से डेवलप हुए। जो केसेस ग्रेजुअली डेवलपिंग हाइपरग्लाइसीमिया के होते हैं, वो उनका माइल्डर प्रेजेंटेशन होता है, वो केवल फर्स्ट इस पिक्चर की तरह से दिखाने आते हैं कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, बार बार यूरिन जा रहा है, बार बार वाटर इनटेक उसका बढ़ गया है, जो ये केवल हाइपरग्लाइसीमिया के कारण से। जब हाइपरग्लाइसीमिया के साथ कीटो एसिडोसिस बढ़ने लग जाती है, कीटोसिस आने लग जाती है, तो उन केसेस में पेन एब्डोमेन और नोजिया वोमिटिंग वो आरंभ हो जाते हैं। और जब कीटो एसिडोसिस में एसिडोसिस का एलिमेंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एसिडोसिस सीवियर होती जाती है, जैसे हम लोगों ने पहले डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वाले वीडियो में समझा कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिग्री ऑफ एसिडोसिस, तो जैसे जैसे एसिडोसिस सीवियर होती जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिटोरिएशन इन सेंसोरियम यह आता जाता है, और अल्टीमेटली सीवियर डीके का पेशेंट कोमा में प्रेजेंट कर सकता है। तो इस प्रकार से माइल्डर केसेस में केवल हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे जैसे कीटोएसिडोसिस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नोजिया, वोमिटिंग, पेन एब्डोमेन आते जाते हैं। जब एसिडोसिस बहुत सीवियर हो जाती है, तो लेबर्ड ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिटोरिएशन ऑफ सेंसोरियम यह आता जाता है। अब इनमें से एक एक को हम लोग विस्तार से समझते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, इससे कैसे क्लिनिकल फीचर्स डेवलप होते हैं। वास्तव में देखिए, जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ेगा, तो हम जानते हैं जब रीनल थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा, तो वह ग्लूकोज यूरिन किडनीज के द्वारा फिल्टर होकर एक्सक्रीट आउट होने लग जाएगा, वह ग्लाइकोस्यूरिया उत्पन्न करेगा। तो पहला लक्षण हुआ हाइपरग्लाइसीमिया, लक्षण नहीं, पहली इवेंट है हाइपरग्लाइसीमिया, जो ग्लाइकोस्यूरिया के रूप में हुई। जब ग्लूकोज यूरिन में निकलेगा, तो अपने साथ, ग्लूकोज एक ऑस्मोटिक सब्सटेंस है, अपने साथ वाटर ले जाएगा, तो ग्लाइकोस्यूरिया accompanied by polyuria, increased water excretion, तो उसके कारण से बार बार यूरिनेशन होगा। तो जो पहली इवेंट यहाँ पे हमने हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोस्यूरिया, उससे लक्षण उत्पन्न हुआ पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में जब इंक्रीज्ड वाटर लॉस हुआ, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए थर्स्ट बढ़ेगी और पॉलीडिप्सिया होगा, व्यक्ति ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा पानी पिएगा। यदि हम इस प्यास जो लग रही है और जो पानी हमें लेना है, अगर पेशेंट वो पानी नहीं ले पाया, तो उसके कारण से वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, वाटर इनटेक कम हुआ, डिहाइड्रेशन होने लग जाएगा। और डिहाइड्रेशन ही अगर सीवियर होता जाए, तो इसी से हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन के कारण से रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, और अगर बहुत सीवियर हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन हुआ, तो हाइपोथर्मिया, यह भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया से ही पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, डिहाइड्रेशन और हाइपोटेंशन, यह लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अब हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन की कमी है, और इंसुलिन आवश्यक है उस प्लाज्मा ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि इंसुलिन की प्रेजेंस में ही जो ब्लड ग्लूकोज या प्लाज्मा ग्लूकोज है वो पेरिफेरल सेल में एंटर करता है। तो
तो अगर इंसुलिन कम है या इंसुलिन काम नहीं कर रही तो हाइपरग्लाइसीमिया तो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो सेल्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज एंटर ना होने से सेलुलर स्टारवेशन की स्थिति होगी। तो सेल्स को ग्लूकोज प्राप्त नहीं होगा, तो सेल्स की तरफ से सिग्नल ब्रेन को क्या जाएगा, भाई भूख लगी, लाओ भोजन लाओ भोजन लाओ। तो उसके कारण से इंक्रीज हंगर और पॉलीफेजिया डेवलप होगा। इसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा ग्रेजुअल ऑनसेट हो, थोड़ा लंबा समय लग मिल जाए। जब ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ डीके होगा या हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तब यह हिस्ट्री मिल पाएगी हमें कि हाँ बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, कई दिनों से, सप्ताह भर से खा बहुत रहा है बच्चा या बड़ा व्यक्ति, और उसके बावजूद जनरलाइज वीकनेस की कंप्लेंट्स है, खाता बहुत है लेकिन फिर भी कमजोरी रहती है, पड़ा रहता है, उसे काम करने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेलुलर स्टार्वेशन, सेल्स को तो भोजन मिल नहीं रहा, तो सेल्स और बॉडी वीक होती जाएगी। और इसी के कारण से बाद में वाटर लॉस, जो वेट लॉस की स्थिति आती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब शरीर ने ये सिग्नल दिया कि ग्लूकोज नहीं मुझको मिल रहा, तो बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस कराना शुरू करेगी फैट से, प्रोटीन से। तो फैट और प्रोटीन को ग्लूकोज बनाने के लिए डाइवर्ट कर देगी, तो उससे फैट मास और प्रोटीन मास कम होता जाएगा, वेट लॉस होता जाएगा। लेकिन पॉलीफेजिया, वीकनेस, वेट लॉस तभी मिलेंगे जब माइल्डर डिग्री ऑफ इलनेस हो, जब लंबे समय से चल रही हो तब, वरना पेशेंट को कुछ दिनों में तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया की ही हिस्ट्री हमें मिलेगी हाइपरग्लाइसीमिया से। अब दूसरा इवेंट की बात करते हैं। जब काफी समय इसके हाइपरग्लाइसीमिया के साथ होता गया, तब इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के इनेक्शन के कारण से कीटोन्स डेवलप होने लगे। कैसे? क्योंकि हमने समझा कि लाइपोलिसिस होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराने के लिए, ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए फैट का ब्रेकडाउन हुआ, लाइपोलिसिस। उस फैट के ब्रेकडाउन से फ्री फैटी एसिड बने, फ्री फैटी एसिड ने कन्वर्ट होके और कीटोन बॉडीज बनाए, तो कीटोसिस शुरू हो गई। तो जितना लाइपोलिसिस, फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, उतना कीटोन्स बनेंगे, और ये कीटोन्स क्या है? कीटो एसिड्स हैं। इससे एसिडोसिस भी होगी। तो इन कीटो एसिडोसिस के कारण से नोजिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन यह आरंभ होने लग जाते हैं। देखिए, यह बहुत आवश्यक है समझना कि नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं डीकेए के। तो यदि कोई, अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, बच्चे की बात करें, यदि कोई बच्चा डिहाइड्रेशन, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा है, तो अधिकतर तो हमको ये देख के लगता है कि कोई एक्यूट एब्डोमेन का केस होगा, कोई पेट में अपेंडिसाइटिस, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर या इस तरह की कोई, या रीनल कोलिक, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होगी। लेकिन यही बच्चे हैं जिनमें डीके की संभावना ज्यादा होती है जब वो हाइपरग्लाइसीमिया के साथ एसोसिएटेड हो। अब यह जो नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन है, ये डीके के बहुत काफी कॉमन लक्षण है, और ये डीके की डायग्नोसिस की तरफ पॉइंट करते हैं। इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है। जितना वोमिटिंग होगी उतना वाटर लॉस और होगा, उतना इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होगा, जिससे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस और डिहाइड्रेशन बढ़ जाएंगे। एसिडोसिस जितना ज्यादा होगी, पेन एब्डोमेन बढ़ता जाएगा। तो डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, ये डिग्री ऑफ या सीवियरिटी ऑफ एसिडोसिस, ये दोनों पैरेलल चलते हैं। तो इस प्रकार से काफी स्पेसिफिक हो जाता है पेन एब्डोमेन डीके की डायग्नोसिस में एसिडोसिस के लिए भी। अब ये एसिडोसिस जैसे जैसे बढ़ेगी, यह कीटो एसिड्स बढ़े। कीटो एसिड्स क्या है? ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन्होंने कराई। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस यह हमारे बॉडी में जो डिरेंजमेंट्स करेगी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा नॉर्मल शैलो एक इजी ब्रीदिंग है, उसको डीप, गहरी गहरी और स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, कज़मॉल ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, इसमें कन्वर्ट होती जाएगी एसिडोटिक ब्रीदिंग। जितना एसिड्स, कीटो एसिड्स बढ़ेंगे, तो जो कीटो एसिड्स हैं उनमें जो एसीटोन, जो वोलेटाइल कीटो एसिड है, वह वोलेटाइल होने के कारण से एक्सपायर्ड एयर में वह निकलता है, तो उसके कारण से एसीटोन की फ्रूटी स्मेल ब्रेथ में आने लग जाती है। तो एसिडोसिस बढ़ने के साथ जो लेबर्ड ब्रीदिंग, स्लो डीप ब्रेथ, कज़मॉल ब्रीदिंग, फ्रूटी स्मेल इन ब्रेथ, यह आती हैं, और अल्टीमेटली यह डिटोरेशन इन कॉन्शियसनेस के रूप में प्रेजेंट करता है। तो जो तीन लक्षण हुआ हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण, माइल्डर होते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होते हैं,
पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया डिहाइड्रेशन के रूप में होते हैं। जब ये लंबे समय तक रहते हैं तो पॉलीफेजिया, वीकनेस, वेट लॉस कराने लग जाते हैं। कीटो एसिड्स बनने के साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग, पेन, एब्डोमेन बढ़ता है। जैसे जैसे एसिडोसिस बढ़ती जाती है वो लेबर्ड ब्रीदिंग, स्लो एंड डीप ब्रेथ, स्मॉल ब्रीदिंग, फ्रूटी स्मेल और डिटेरियोरेशन इन कॉन्शियसनेस यह उत्पन्न करते जाते हैं। तो हमें जब हमारे सामने ये पेशेंट्स आए, जब संदेह हुआ कि डीके हो सकता है, माइल्डर केसेस में हमें डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया मिलेंगे। लेकिन मॉडरेट केसेस में जब वो नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन शुरू हुआ तो एब्डोमिनल टेंडरनेस मिलेगी, जो फिर हमें कंफ्यूज कर सकती है कोई एक्यूट एब्डोमेन तो नहीं है। जैसे जैसे एसिडोसिस बढ़ती जाएगी, पहले तो टेकिपनिया होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, लेकिन एसिडोसिस बढ़ने के साथ वो स्लो और डीप ब्रेथ होती जाएगी, स्मॉल ब्रीदिंग, ग्रेजुअली ऑल्टर्ड सेंसोरियम, और अगर समय पे ट्रीटमेंट ना मिला, इफेक्टिव मैनेजमेंट ना मिला तो कोमा। तो इस प्रकार से डायबिटीज का केस यह बहुत आवश्यक है कि हर केस में आप यह उम्मीद मत करिए कि वह सीवियर डीके के साथ ही आएगा, वो कोमा में ही मिलेगा, उसमें क्लासिकल का स्मॉल ब्रीदिंग होगी, बल्कि कुछ केसेस माइल्डर या कुछ मॉडरेट प्रेजेंटेशन के साथ भी आ सकते हैं। यह प्रमुख क्लिनिकल फीचर हैं जिनके साथ में डीके का केस आ सकता है। संदेह यही सबसे आवश्यक है। हम अगर सस्पिशन रखेंगे इन प्रेजेंटेशंस के साथ में डीके की डायग्नोसिस का, तब हम ऐसे पेशेंट्स को जल्दी समय से डायग्नोज कर सकेंगे। हर केस में डीके के यह आवश्यक है कि जब हम हाइपरग्लाइसीमिया, सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया देखें, किसी पेशेंट का 250 प्लस जा रहा है, तो उसमें हम कीटोसिस के लिए जांच अवश्य कराएं। तो यूरिनरी कीटोन और संभव हो तो सीरम कीटोन्स। तो अगर कीटोन्स बढ़े हुए हैं तो डायबिटीज के दो एलिमेंट्स, हाइपरग्लाइसीमिया और कीटोसिस, यह आ गई। अब हम आर्टेरियल पीएच को देखें, जिससे हम एसिडोसिस को डायग्नोज कर पाएं, और इसके आधार पे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की डायग्नोसिस को हम कंफर्म करें। केसेस माइल्ड प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, जिसमें हमें हो सकता है एडमिशन की और बहुत विगरस ट्रीटमेंट की आवश्यकता ना पड़े। मॉडरेट केसेस में हमें थोड़ा केयरफुल हॉस्पिटलाइजेशन और केयर की आवश्यकता है, लेकिन सीवियर केसेस में जहाँ पे सीवियर एसिडोसिस है, वहाँ पे हमें क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट की आवश्यकता इस पर पड़ सकती है। तो हर केस डीके का अलग हो सकता है, कुछ माइल्ड, कुछ मॉडरेट, कुछ सीवियर, और उनके प्रेजेंटेशन के अनुसार ही उनका मैनेजमेंट हमें करना है। हर केस को ब्लैंकेट और सीवियर कीटोएसिडोसिस के ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। आशा है कि आप डीके को समझ सके होंगे, और इसको समझने के बाद अगले वीडियोस में हम डीके के केस को किस प्रकार से इनका वर्कअप करते हैं और उसके बाद कैसे इसको मैनेज करते हैं, इनको समझेंगे। धन्यवाद।